हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के बारे में, यानी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीएससी सेकेंड ईयर के रसायन शास्त्र के पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट है। तो ऊष्मागतिकी स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? यदि होगी तो किस सीमा तक होगी और उसकी गति क्या होगी, मतलब स्पीड कौन सी स्पीड से होगी। तो अपना पहला क्वेश्चन था कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। इसका पता किससे लगाते हैं अपन? इसका पता हमेशा लगाया जाता ऊष्मागतिकी के अध्ययन के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। किस सीमा तक होगी इसका पता लगाया जाता है द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के आधार पर रासायनिक साम्य द्वारा। जब अपन रासायनिक साम्य का अध्ययन करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो उसके द्वारा किस एक्सटेंट तक कोई रिएक्शन होगी उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और स्पीड, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बल गति की। तो हमने यहाँ पे जाना कि कोई भी रिएक्शन होती है या नहीं होती है, इसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ऊष्मागतिकी के द्वारा। और ऊष्मागतिकी के द्वारा क्यों लगाया जा सकता है? जब कोई भी रिएक्शन होती है तो ऊष्मा का विनिमय होता है, ऊष्मा का रूपांतरण होता है, और इसी ऊष्मा के रूपांतरण से पता लगता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो हम ऊष्मागतिकी की परिभाषा कैसे देंगे? ऊष्मागतिकी, रासायनिक ऊष्मागतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने ऊष्मागतिकी की परिभाषा के बारे में जानकारी ली। अब आपको पता है कि ऊष्मागतिकी में हम कितने नियम पढ़ते हैं? शून्य नियम पढ़ा जाता है, प्रथम नियम पढ़ा जाता है, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। शून्य नियम क्या कहता है? शून्य नियम कहता है कि यदि कोई दो वस्तुएं एक दूसरे से पृथक पृथक साम्य में हो, यदि दो वस्तुएं ए तथा बी, माना ए तथा बी, यदि तीसरी वस्तु सी के साथ पृथक पृथक साम्य में है, अब यदि इन दोनों को भी अपन संपर्क में रखते हैं तो ये तीनों का आपस में क्या हो जाएगी? ये तीनों आपस में ऊष्मीय साम्य में होगी। ये अपना शून्य नियम कहलाता है। प्रथम नियम बोलता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है। द्वितीय नियम क्या बोलती है? द्वितीय नियम बोलता है ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार क्या कर रही है? बढ़ रही है। और जो अपना सबसे लास्ट वाला नियम होता है तृतीय नियम, वो क्या बोलता है? पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी क्या होती है? पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी 0 होती है या क्या होती है? शून्य होती है। ये अपन ने 3 नियम पढ़े। हर एक नियम का अपन विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने से पहले कुछ परिभाषाएं होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी की क्या सीमाएं हैं? जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि ऊष्मागतिकी द्वारा किसी भी रिएक्शन का होना या नहीं होना अपन को पता लग रहा है ऊष्मागतिकी के द्वारा, लेकिन गति का अपन पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। किस सीमा तक होगी? नहीं पता लगा सकते हैं। तो ये इसकी सीमाएं हो गई कि हम ऊष्मागतिकी के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। वो किस सीमा तक होगी इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। इनके लिए अलग से रसायन शास्त्र में अलग से शाखाएं दी गई है, जो जिस गति के लिए केमिकल काइनेटिक्स, और किस सीमा तक होगी उसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम। इनके द्वारा हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं। अब कुछ पदों की परिभाषाएं हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी का अध्ययन से पहले, जिनके लिए बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्र। तंत्र क्या होता है? ब्रह्मांड का वह भाग जो कि ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चूज किया गया है, उसे अपन क्या बोलते हैं? तंत्र कहते हैं। माना ये अपना एक पॉट है जिसमें कोई जल रखा हुआ है, जो कि अपन ने ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए लिया है।
तो ये क्या हो जाएगा पूरा पोट, ये पूरा पोट क्या हो जाएगा तंत्र हो जाएगा। अब आता है दूसरा परिपार्श्व। ये तंत्र जिसको अपन निकाय भी बोलते हैं, तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्विक कहलाता है। तो मतलब ये तंत्र है, इसके बाद ब्रह्मांड का जो भी पार्ट बचता है वो क्या कहलाएगा, परिपार्श्विक कहलाया जाएगा, परिपार्श्विक। तो अपन ने बताया गया तंत्र या निकाय तो वो भाग है जो कि उष्मागति के अध्ययन के लिए चूज किया गया है, और परिपार्श्विक उष्मागति के अध्ययन के लिए जो तंत्र या निकाय चूज किया गया है उसके अतिरिक्त संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, परिपार्श्विक। अब तंत्र कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं विलगित तंत्र की। विलगित तंत्र, अच्छा ये वो तंत्र होता है यह वो तंत्र होता है जिससे न तो पदार्थ का और ना ही उष्मा का विनिमय हो सकता है। मतलब अगर थर्मस, आप सब लोग जानते हो, जब अपन थर्मस में गर्म चाय या गर्म दूध भरते हैं तो हमें पता है कि वो गर्म ही रहता है। मतलब ना तो पदार्थ का मतलब उष्मा न तो अंदर आ रही है न बाहर जा रही है, और अपन ने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो पदार्थ को ऊपर से अपन अंदर डाल भी नहीं सकते। तो विलगित तंत्र कौन सा होता है, विलगित तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें न तो पदार्थ का आवागमन हो सकता है तंत्र से, न उष्मा का आवागमन हो सकता है। तो विलगित तंत्र में पदार्थ व उष्मा का दोनों का विनिमय संभव नहीं है। अब अपन बात करते हैं ओपन सिस्टम या खुला तंत्र। खुला तंत्र या ओपन सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये ओपन सिस्टम है, पूरा खुला हुआ है, तो यहां से पदार्थ का विनिमय भी हो जाएगा और उष्मा का विनिमय भी हो जाएगा। उष्मा और पदार्थ दोनों का विनिमय तंत्र से हो सकता है, तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम या खुला तंत्र कहलाता है। इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिंपल सा है, ये अपना कोई पोर्ट है, इसके अंदर कोई पदार्थ रखा हुआ है, इसको अपन ने बंद कर दिया। अब ये जो पोर्ट है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब उष्मा का तो विनिमय होगा लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं होगा। तो वह तंत्र जिसमें उष्मा का तो विनिमय हो जाता है लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं होता, तो इस तरीके का तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है, क्लोज सिस्टम या बंद तंत्र कहलाता है। अब आता है समांगी तंत्र। समांगी तंत्र या अपन इसको बोलेंगे होमोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम क्या होती है, जैसे ये अपना तंत्र है, यदि इसमें सारी प्रावस्थाएं जो पदार्थ है, जैसे माना कि इसमें A प्लस B प्लस C पदार्थ है और ये तीनों पदार्थ ही गैस है या ये तीनों पदार्थ ही मिक्सिबल लिक्विड है, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें केवल एक ही प्रावस्था होगी इस तंत्र में। तो यदि किसी तंत्र में एक ही प्रावस्था हो और जिसमें प्रावस्था का संगठन सब जगह समान हो, तो ऐसा तंत्र कौन सा कहलाता है, समांगी तंत्र कहलाता है। तो दूसरा तंत्र कौन सा हो जाएगा, विषमांगी तंत्र, मतलब जिसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं हो। यदि A प्लस B माना, जैसे जल में अपने कंकड़ डाल दिए, अगर A जल है और B कंकड़ है, तो इस ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, विषमांगी तंत्र। इसमें कितने प्रावस्थाएं होगी, इसमें दो प्रावस्थाएं हो गई, जल और ठोस। ठोसों का मिश्रण भी कौन सी प्रावस्था होती है, विषमांगी प्रावस्था होती है। तो कौन सा तंत्र हो जाएगा, विषमांगी तंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने बात करी विषमांगी तंत्र। अब बात करते हैं तंत्र की अवस्था। तंत्र की अवस्था, अच्छा किसी भी तंत्र को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें वेरिएबल्स या चर की जरूरत होती है। तो किसी भी तंत्र को पूर्ण रूप से समझा सकता है तीन चरों के द्वारा, जिन्हें अपन बोलते हैं मोस्टली ताप, दाब और आयतन। यदि इन तीनों का अपन को पता लग जाता है, इन तीनों वेरिएबल्स का अपने को पता लग जाता है, जिनको अपन चर भी बोलते हैं और परिवर्ती भी बोलते हैं, तो अन्य गुण जैसे अपन घनत्व, श्यानता, द्रव्यमान आदि का पता लगा सकते हैं। तो ताप और दाब क्या हो जाती है, तंत्र की अवस्था को निर्धारण करते हैं। इन तीनों का पता लगने पर अगर ये फिक्स होते हैं एक अवस्था के लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, निश्चित अवस्था तंत्र कहते हैं।
और यदि हमें केवल इन तीन में से केवल दो ही पता हो, या तो ताप दाब, दाब आयतन या ताप आयतन पता हो, तो हम अन्य थर्ड को भी पता लगा सकते हैं। तो तंत्र की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से होते हैं? ताप, दाब और आयतन के द्वारा हम किसी तंत्र की अवस्था को बता सकते हैं। अब अपन आते हैं ऊष्मागतिकी साम्य में। जब किसी तंत्र का कोई प्रेक्षणीय गुणधर्म या स्थूल गुण, जैसे ताप होता है, दाब होता है आदि में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी साम्य कहलाता है। तो अब इसमें भी अलग अलग आ गया। फर्स्ट अपन लेते हैं तापीय साम्य। यदि समय के साथ तंत्र अथवा निकाय के किसी भाग का ताप नहीं बदले तथा मतलब यदि तंत्र में एक भाग में दूसरे भाग से ऊष्मा का प्रवाह न हो, अर्थात संपूर्ण तंत्र में सर्वत्र ताप एक समान हो, तो तंत्र क्या कहलाता है? तापीय साम्य कहलाता है। मतलब जैसे तंत्र है और यदि इसमें कुछ पानी का टेम्परेचर, माना कि इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ पानी का टेम्परेचर इधर ज्यादा है, अपन ने मान लिया 28 डिग्री सेल्सियस, और इधर हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक दोनों में तापमान समान नहीं हो जाता तब तक क्या हो जाएगा? ऊष्मा का विनिमय होगा। लेकिन जब कांस्टेंट हो जाएगा, ताप सामने आ जाएगा, तब इसमें क्या हो जाएगा? किसी भी तरह के कोई ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा। तो उस कंडीशन में कौन सी आ जाएगी? तापीय साम्य। मतलब जब तंत्र के एक भाग से दूसरे भाग में किसी भी तरीके का कोई ऊष्मा का परिवहन नहीं होता है, तो तंत्र कौन सा कहलाता है? तापीय साम्य कहलाता है। अब सेकंड अपन बात करते हैं रासायनिक साम्य। यदि तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, तो तंत्र रासायनिक साम्य में कहलाता है। मतलब प्रावस्थाओं, जो विभिन्न प्रावस्था थी, उनके संगठन में परिवर्तन क्या हो गया? उनके संगठन में जो परिवर्तन नहीं हो रहा और वो फिक्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में तंत्र रासायनिक साम्य में आ जाता है। अब थर्ड है अपना यांत्रिक साम्य। यदि तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं करे तथा तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह न हो, तो वह तंत्र यांत्रिक साम्य में आ जाता है। तो अपन ने तीन साम्य पढ़ा। तापीय साम्य में क्या होता है? ताप का या ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। रासायनिक साम्य में क्या होता है? जो उसमें पदार्थ होते हैं उनकी प्रावस्थाओं के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट में कौन सा था? यांत्रिक साम्य में क्या होता है? तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पे किसी भी तरह का यांत्रिक कार्य नहीं करता है, तो क्या हो जाता है? यांत्रिक साम्य हो जाता है। अब हम बात करेंगे तंत्रों के गुणों के बारे में। तंत्रों के गुण के बारे में मोटे मोटे रूप से तंत्र को दो गुणों में परिभाषित किया गया है। पहला तो है मात्रात्मक, या इसको अपन बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसी से पता चलता है मात्रात्मक गुण, मतलब जो कि मात्रा पे डिपेंड करेगा। तो तंत्र के वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, तंत्र के मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन आयतन ले, तो आयतन पदार्थ की जितनी ज्यादा मात्रा होगी उसका आयतन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब किसी पोट में या किसी अपने बर्तन में या किसी में उसमें पोट में अपन लेते हैं, तो जितना पदार्थ भरा जाएगा उसका आयतन उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। द्रव्यमान वाली भी वही बात है। अगर पदार्थ की ज्यादा मात्रा होगी तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, पदार्थ की कम मात्रा होगी तो द्रव्यमान कम होगा। ऊर्जा सबसे जरूरी चीज है कि ऊर्जा मात्रात्मक गुण है। पदार्थ की जितनी ज्यादा मात्रा होगी उसमें ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऊर्जा किस पर डिपेंड कर दी? पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करेगी। इसी तरीके से उष्माधारिता, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि किस पे डिपेंड करते हैं? पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं मात्रा स्वतंत्र, मतलब जो कि मात्रा पे डिपेंड नहीं करते, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं?
विशिष्ट मतलब विशिष्ट गुण है ये या गहन गुण। और हिंदी में अपन बोलेंगे इसको, इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे इसको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मात्रा स्वतंत्र गुण जो कि मात्रा पे डिपेंड नहीं करते हैं। विशिष्ट होते हैं, गहन गुण होते हैं जो कि विशिष्ट होते हैं पदार्थ की। माना कि 1 किलो पदार्थ का जो गुण होगा वही, अगर 10 ग्राम अपन पदार्थ लेगा उसमें भी वही गुण होगा। जैसे कि पानी का घनत्व की बात करें अपन, पानी के घनत्व की बात करें तो 1 किलो पानी का भी वही घनत्व होगा जो कि 10 ग्राम पानी का है। कांच के टुकड़े की बात करें अपन तो अगर कांच के टुकड़े का बड़ा पीस है एक और एक छोटा पीस है, दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये भी उसका अपवर्तनांक भी उतना ही होगा और इसका अपवर्तनांक भी हो जाएगा। तो मतलब वो गुण जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हो बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हो, इस प्रकार के गुणों को क्या बोलते हैं अपन, इस प्रकार के गुणों को अपन विशिष्ट गुण बोलते हैं या गहन गुण बोलते हैं या मात्रा स्वतंत्र गुण बोलते हैं और इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे 1 किलो जल लो या 10 किलो जल लो, उनका अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व दोनों समान होता है। जैसे अब मैं एक गिलास में 1 मोल वो ले लिया मैंने, जैसे 1 मोल HCl ले लिया मैंने, ठीक है। अगर इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूं 10 ml, तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, सांद्रता भी क्या होगी, उसकी सांद्रता भी 1 मोल होगी। तो मतलब ये डिपेंड नहीं करती मात्रा पे, ये उसका गुण हो गया, मात्रा स्वतंत्र गुण हो गया, उसकी विशिष्ट गुण हो गया। जैसे ये 1 लीटर है और ये 10 ml है, तो दोनों का अगर कंसंट्रेशन 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। समझ में आ गया? तो मात्रा स्वतंत्र गुण वो गुण होते हैं जो कि पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करते, वो उसके विशिष्ट या गहन गुण कहलाते हैं। अब एक चीज और अपन बात कर लेते हैं, जो विशिष्ट गुण होते हैं, जो विशिष्ट गुण होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर जो अनुपात होता है, उनका जो योग होता है, उनके द्वारा जो हल आता है वो उनका क्या कहलाता है, वो उस विशिष्ट गुण होता है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अपना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसका अनुपात में क्या कर दूं, तापमान, आयतन क्या है, आयतन भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इन दोनों का अनुपात से क्या निकल कर आया, घनत्व। तो घनत्व क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया? हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या है? ऊष्माधारिता वो एक्सटेंसिव या मात्रात्मक गुण है, उसका अनुपात अपन कर देते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, वही मात्रात्मक गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा, जो कि क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विशिष्ट गुण, गहन गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण। तो हमें पता लगा कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अनुपात एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो बच्चों, आज हमने ऊष्मागतिकी की परिभाषा, ऊष्मागति पदों की परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के तंत्र, ऊष्मागतिकी साम्य और तंत्र के गुणों के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और यथायत अवकल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।